यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। जो लोग भी स्ट्रिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं वो स्ट्रिंग से रिलेटेड वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने काफी डिटेल में सारे कंसेप्ट को पढ़े हैं। तो अगर आप पहले लिस्ट को देखते हैं तो हो सकता है आपको अच्छे से ना समझ में आए। तो इसीलिए पहले आप स्ट्रिंग वाली वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद लिस्ट की वीडियो देखें। हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिस्ट बेसिकली स्ट्रिंग की तरह ही लिस्ट भी एक सीक्वेंस होता है, और इसे हम सीक्वेंस डेटा टाइप बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो बेसिकली एक सीक्वेंस में ही होता है। हर इंडेक्स की अपनी एक वैल्यू होती है, एक प्रॉपर ऑर्डर में डेटा स्टोर्ड होता है। लिस्ट इज अ सीक्वेंस दैट इज सीक्वेंस डेटा टाइप। लिस्ट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि एक लिस्ट में हम लोग मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और लिस्ट बेसिकली एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है, जिसमें हर एक एलिमेंट की अपनी एक इंडेक्स होती है, और उस इंडेक्स से रिलेटेड अगर हमें कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प लेकर के स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इंडेक्स लिखेंगे और उससे रिलेटेड एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। जब भी हम लोग लिस्ट को डिफाइन करते हैं तो लिस्ट बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है जो लिस्ट होती है। लिस्ट आर म्यूटेबल, दैट इज वैल्यूज इन द लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड। मतलब क्या है कि जब भी हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो लिस्ट क्रिएट करने के बाद वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। The elements in a list can be of any type such as integer, float, string, object. अगर हम लिस्ट के एलिमेंट की बात करें तो लिस्ट का एलिमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग, फ्लोट, ऑब्जेक्ट, किसी भी डेटा टाइप का एलिमेंट हो सकता है। यहाँ तक कि एक सेम लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा भी हो सकता है। बेसिकली जो लिस्ट होती है वो हेट्रोजेनस टाइप की होती है। सेम लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन हो सकता है। अगर हम बात करें लिस्ट के एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एल नाम की एक लिस्ट है जिसमें 5 एलिमेंट है, 5, 8, 6, 1, 9। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो लिस्ट की लेंथ निकालते हैं तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना होता है। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट में लिस्ट की इंडेक्सिंग है। लेफ्ट से राइट जो है ये पॉजिटिव इंडेक्सेस है। मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग की तरह हम लोग लिस्ट की भी इंडेक्सिंग करते हैं, और लेफ्ट टू राइट जो इंडेक्सिंग होती है वो पॉजिटिव इंडेक्स होता है। पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और अप टू n-1, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट -1। अगर नेगेटिव इंडेक्स की अगर बात करें तो राइट साइड से हम लोग नेगेटिव इंडेक्स की काउंटिंग करते हैं, और नेगेटिव एलिमेंट जो नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट होते हैं वो -1 से स्टार्ट होते हैं। इस डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव एलिमेंट को काउंट करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होते हैं? तो सीक्वेंस इज अ पोजिशनल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स व्हिच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स। मतलब जो सीक्वेंस है बेसिकली सीक्वेंस डेटा टाइप एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, जिसमें हर एक एलिमेंट को हम इंडेक्स के बेस पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो जो हमने स्ट्रिंग पढ़ा था वो भी एक सीक्वेंस था। लिस्ट जो पढ़ रहे हैं वो भी सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, टपल भी हमारा सीक्वेंस ही है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट बेसिकली म्यूटेबल होता है, यानी लिस्ट की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर एक लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है L = 1572।
मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का हमने यूज किया है और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, यानी एक लिस्ट क्रिएट कर दी। अब इस लिस्ट को हम लोग अगर प्रिंट करा रहे हैं तो पाइथन सेल के ऊपर हम इस तरह से कमांड लिख सकते हैं, L इक्वल टू 1572। बेसिकली उसी का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है पाइथन सेल का ही, इसी तरीके से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो जैसे ही हम एल टाइप कर रहे हैं, जो लिस्ट की वैल्यू है वो रिटर्न हो गई। अब हम चाहते हैं अगर कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो 5 की जगह 8 हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स पे चूंकि 5 है, अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें तो 0, 1, 2 और 3, यानी इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करेंगे और उसमें 8 असाइन कर देंगे। इट मींस क्या है, पुरानी वैल्यू को हमने एक्सेस किया और नई वैल्यू असाइन कर दी। अब जब हम दोबारा से लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो इसमें वैल्यू आ रही है 1872, यानी 5 की जगह 8 अपडेट हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, इसकी वैल्यू को हम जब चाहें चेंज कर सकते हैं। यही स्ट्रिंग में हमने अपडेट करने की कोशिश की थी, तो अपडेट नहीं हुआ था, एरर जनरेट हुआ था। लेकिन लिस्ट में इजिली जो डेटा है वो अपडेट हो गया। अगर हम बात करें कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट इन पाइथन, तो पाइथन के अंदर जो लिस्ट क्रिएट करते हैं उसका डिफरेंट वेज होता है। सबसे पहले है यूजिंग इंटीजर वैल्यू। अगर हम इंटीजर वैल्यू का यूज करके लिस्ट क्रिएट करें तो सिंपली हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेनी है और उस वेरिएबल में स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में हमें एलिमेंट दे देने हैं, असाइन कर देने हैं और वैल्यू कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू का यूज करके हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हेट्रोजेनस टाइप का लिस्ट हो सकता है। मतलब यहाँ जो हमने लिस्ट क्रिएट किया है इसमें 1.5 यानी फ्लोट वैल्यू भी है, इंटीजर भी है और दो स्ट्रिंग वैल्यू भी है। तो मतलब क्या है, इंटीजर वैल्यू से भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो हेट्रोजेनस वैल्यू होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, उस वैल्यू का यूज करके भी हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग लिस्ट फंक्शन। तीसरा तरीका क्या है, अभी तो हमने क्या किया, लिस्ट में सिंपली वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। जैसे लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिखते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि लिस्ट फंक्शन का यूज करके हम लोग किसी भी वैल्यू से लिस्ट क्रिएट करें। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम लोग स्ट्रिंग से लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रिंग से लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिस्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। बेसिकली हेलो नाम का एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हम डबल कोटेशन मार्क का यूज कर रहे हैं और लिस्ट फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्या हो गया, स्ट्रिंग से जब लिस्ट में कन्वर्ट हो गया तो स्ट्रिंग में जितने भी एलिमेंट थे, जो भी कैरेक्टर थे, वो कन्वर्ट हो गए और लिस्ट का एलिमेंट बन गया। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग लिस्ट एलिमेंट का यूज करके, लिस्ट फंक्शन का यूज करके हम लोग स्ट्रिंग की हेल्प से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमें एम्प्टी लिस्ट अगर क्रिएट करनी हो तो एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी का मतलब है कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक ब्लैंक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, तो इससे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अगर लिस्ट फंक्शन से एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने हैं तो जैसे हम लिस्ट में वैल्यू पास कर रहे हैं तो उसकी लिस्ट क्रिएट हो रही है। अगर लिस्ट में हम वैल्यू ना पास करें तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट कंसेप्ट है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब है, बेसिकली इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक पोजीशन है डिफरेंट डिफरेंट आइटम का, मतलब लिस्ट के आइटम का पोजीशन जो है वो बेसिकली हम इंडेक्स की हेल्प से बता सकते हैं। इंडेक्सिंग कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव इंडेक्स जो है वो राइट लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, और जीरो वन टू थ्री फोर इस तरीके से पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है। निगेटिव इंडेक्स में क्या है कि राइट साइड से इंडेक्सिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम -1। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का पहला एलिमेंट हमेशा जीरो होगा और लास्ट एलिमेंट n-1 होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो मतलब 5 - 1, यानी लास्ट इंडेक्स जो होगा वो 4 होगा। तो इस तरह से बेसिकली लिस्ट की इंडेक्सिंग होती है। अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। तो लिस्ट की एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम लोग जो करते हैं, बेसिकली लिस्ट का नाम लिखते हैं, यानी जिस नाम से हमने लिस्ट क्रिएट करी है वो लिस्ट का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू है 58619। 58619, इसमें हम लोग अगर पॉजिटिव इंडेक्स को देखें, ये ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, तो अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स को देखेंगे तो इसमें बेसिकली क्या है कि एल जीरो, यानी लिस्ट का नाम एल है, और जीरोथ इंडेक्स को अगर हम देखें तो जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 5, तो मतलब 5 यहाँ प्रिंट हो गया। एल थ्री, यानी लिस्ट के 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 यहाँ प्रिंट हो गया। ऐसे ही निगेटिव इंडेक्स के केस में हमें देखना है l-1, तो -1 पे जो वैल्यू है वो है 9, तो 9 प्रिंट हो गया। ऐसे ही l-4, तो -4 पे क्या है 8 है, तो 8 प्रिंट हो गया। इस तरह से हम लोग इंडेक्सिंग की हेल्प से इजिली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और हर एक एलिमेंट का दो इंडेक्स होता है, एक पॉजिटिव में इंडेक्स वैल्यू होती है और एक निगेटिव में होता है। तो आपके एग्जाम में पॉजिटिव निगेटिव दोनों में से किसी से भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्या है कि अगर बाय चांस हमने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया जो इस एलिमेंट में हो ही ना, जैसे यहाँ पर इंडेक्स है L5, तो 5 इंडेक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एरर जनरेट होगा, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब क्या है कि अगर इंडेक्स हमने सही दिया है तो जो भी वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आउटपुट में आएगी, और अगर इंडेक्स नहीं होगा तो इंडेक्स एरर जनरेट होगा, और उस केस में क्या है कि एक सिर्फ एरर मैसेज आएगा, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। सेम -6 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है अवेलेबल, तो -6 की भी बात करें, निगेटिव इंडेक्स में -6 नहीं है, तो -6 के केस में भी एरर जनरेट हो रहे हैं। अगर हम अभी भी इंडेक्स रेंज के बाहर का कोई भी वैल्यू एक्सेस करना चाहें तो वहां पर जनरली क्या होता है, जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो इंडेक्स एरर जनरेट करता है। तो इसीलिए हमेशा आउटपुट उसी का आएगा जो एलिमेंट जिसका इंडेक्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। तो ये बेसिकली लिस्ट से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट थे। अब आता है लिस्ट ऑपरेशन। जैसे हमने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग पढ़ी है, वैसे ही लिस्ट में भी स्लाइसिंग होती है। और स्लाइसिंग में यहाँ पर जैसे क्या है, स्लाइसिंग में कभी भी एरर जनरेट नहीं होता। हमने स्ट्रिंग में कई बार देखा भी था कि जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, इनकेस अगर स्टॉप वैल्यू जैसे आउट ऑफ बाउंड हो गया या फिर कोई एक्स्ट्रा हमने दे दिया कि हमारे पास लास्ट एलिमेंट 4 है और 4 की जगह हमने इंडेक्स 6 दे दी, तो एरर जनरेट नहीं होगा।
सिंपली लास्ट तक की वैल्यू रिटर्न कर देगा। हम लोग एग्जांपल से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली स्लाइसिंग जो है, स्लाइसिंग का भी सिंटेक्स जैसे हमने स्ट्रिंग में यूज किया था ऐसे ही है, स्टार्ट स्टॉप और इंटरवल। मतलब स्टार्ट स्टॉप यानी एंड और इंटरवल यानी स्टेप। हियर स्टार्ट स्टॉप और एंड इंटरवल ऑल हैव डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम बात करें डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की, तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, स्टॉप की वैल्यू n होती है। अगर जो डायरेक्शन है, मतलब इंटरवल जो है वो हमारा स्टॉप पॉजिटिव हो। हमने स्ट्रिंग में देखा था कि अगर स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव होती थी तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते थे, अगर स्टेप की वैल्यू नेगेटिव होती थी तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते थे। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की 0 है और स्टॉप की 1 है। अगर हमारा इंटरवल जो है वो पॉजिटिव है, मतलब हम लोग अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और -1 होगा स्टॉप की वैल्यू जब इंटरवल हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर जैसे स्टार्ट की वैल्यू 0 हो गई और स्टॉप हमारा n हो गया, लास्ट एलिमेंट। और अगर इस केस में क्या है कि निगेटिव है, तो निगेटिव में यहाँ पर स्टार्ट तो -1 हो गया और लास्ट एलिमेंट हमारा क्या हो गया, जो लास्ट इंडेक्स है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है स्लाइसिंग होती है। इन स्लाइसिंग स्टार्ट इज इंक्लूडेड एंड स्टॉप इज एक्सक्लूडेड। इफ इंटरवल इज पॉजिटिव देन स्लाइसिंग इज परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब पॉजिटिव इंटरवल के केस में जो हमने स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू ली है, अगर यहाँ पर इंटरवल है, इंटरवल जो हमने स्टेप देखा था कि स्टेप हमारा इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम मूव करेंगे और जो हमारा स्लाइसिंग होगा वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होगा, मतलब करेक्ट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने लिस्ट बनाई है। अगर इंटरवल हमारा निगेटिव में होता है तो निगेटिव के केस में क्या होगा कि जो मूवमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेम कंसेप्ट स्ट्रिंग की तरह। एग्जाम्पल से समझते हैं तो शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है 58619। इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट एक साथ दिखे। 58619 है तो हम लोग यहाँ भी लिखते हैं 58619। अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारा 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 4। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 और -5। अब हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हम वैल्यू ले रहे हैं स्टार्ट की 1, स्टॉप की 4 और स्टेप हमारा 1 है, तो स्टेप जब 1 है तो हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है और हमारा जो स्टेप 1 है मतलब कि कोई गैप नहीं होगा। अब इस केस में स्टार्ट की वैल्यू तो 1 है, एंड की वैल्यू 4 है, तो स्टार्टिंग इंक्लूड होता है लेकिन एंड इंक्लूड नहीं होता। तो हमें इसका आउटपुट कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि 1 की वैल्यू 8 है, 2 की वैल्यू 6 है और 3 की वैल्यू यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पे 1 है। 4 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, तो इस तरह से बेसिकली आउटपुट आएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इफ वी हैव इंडेक्स आउट ऑफ रेंज देन इट इज कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने इंडेक्स दे दिया 1 और स्टॉप वैल्यू 5 है, लेकिन स्टॉप वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं,
तो इस केस में क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगी वो लास्ट वाले को हम कंसीडर करेंगे। यानी डिफॉल्ट वैल्यू जो इस केस में क्या होती है, स्टॉप की वैल्यू हमेशा लास्ट एलिमेंट होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आउट ऑफ रेंज जा रहा है हमारा इंडेक्स तो यहाँ से क्या है, स्टार्ट तो हम 1 से कर रहे हैं, इंडेक्स हमारा स्टॉप की वैल्यू 5 है तो 5 इसमें नहीं होगा तो डिफॉल्ट वैल्यू 4 हो गई। लेकिन स्टेप यहाँ पर 2 है तो हमें इस सेम डायरेक्शन में मूव करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 8 हो गई, सेकेंड इंडेक्स नहीं होगा, फर्स्ट के बाद 2 ऐड करोगे तो थर्ड होगा, मतलब थर्ड इंडेक्स की वैल्यू यहाँ 1 आ गई। अब थर्ड के बाद फिफ्थ तो है ही नहीं और फिफ्थ ना इंक्लूड होना था, बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पर 4 है। तो इस तरीके से 8 और 1 यहाँ से आउटपुट आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टार्ट इंडेक्स इज नॉट गिवन देन इट कंसीडर एज डिफॉल्ट वैल्यू। अगर स्टार्ट की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर की जाती है और स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो 0। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू जैसे एंडिंग वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू ली है, ऐसे ही स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो होती है वो 0 वाली वैल्यू होती है इस केस में। तो अगर हम देखें स्टार्टिंग 0 से होगा मतलब 0th इंडेक्स हमें इंक्लूड करना है, लेकिन क्या है कि इस केस में स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं है तो स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 हो गई। एंडिंग वैल्यू क्या है, 5 है, लेकिन 5 आउट ऑफ रेंज है तो इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो कंसीडर होगी स्टॉप की 4 और स्टेप 2 है। अब इसके आधार पे पूरी कैलकुलेशन होगी इसकी। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इंडेक्स हमने ले लिया 0 यानी 5 यहाँ पर आ गया आउटपुट। उसके बाद 2 से चेंज होगा तो 0 के बाद 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो आउटपुट आएगा यानी 6। 2 के बाद फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया 9। और क्यों फोर्थ इंडेक्स वाली आई, क्योंकि एज पर रूल तो हमने फोर्थ इंडेक्स जो है वो इंक्लूड तो नहीं किया है ना, वो बाय डिफॉल्ट फोर्थ आ गई। लेकिन हमारा जो एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 वो तो आउट ऑफ बाउंड है तो हम लोग वैसे कंसीडर कर रहे हैं लास्ट वैल्यू को स्टॉप की वैल्यू, लेकिन 5 जो है वो ऑलरेडी वैल्यू है और वो एक्सक्लूड हो रही है तो इसीलिए हमें 4 वाले को भी कंसीडर करना होता है इस केस में। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस है, हमेशा एक चीज दिमाग में नहीं रखनी है, हमेशा अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलाना है। तो इस केस में 5, 6 और 9 यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट स्टॉप एंड इंटरवल इज नॉट गिवन देन दे कंसीडर एज डिफॉल्ट वैल्यू। अब इस केस में क्या है, स्टार्ट की वैल्यू 0 हो जाती है, स्टॉप की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू जैसे हो जाएगी आउट ऑफ बाउंड वाली, डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। तो मतलब हमने कोई कंडीशन ही लगाई ना, स्टार्ट वैल्यू हमने दिया ना स्टॉप दिया। और वैसे भी आउट ऑफ बाउंड जब होता है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमेशा सबसे लास्ट तक के लिस्ट के लास्ट एलिमेंट तक ट्रेवर्स करता है, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट तक आउटपुट में होता है अगर हमारा स्टॉप का वैल्यू आउट ऑफ बाउंड हो जाए। तो इस केस में क्या है, हमने स्टार्ट भी नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करके स्टॉप। तो इसमें क्या है, ऐसे कंडीशन में सारा का सारा आउटपुट आ रहा है 58619। नेक्स्ट है इफ स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू स्टॉप एंड इंटरवल इज पॉजिटिव द स्लाइसिंग विल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि इंटरवल पॉजिटिव है तो इंटरवल पॉजिटिव के केस में हम लोग राइट डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर सकते। तो राइट डायरेक्शन में जब मूव नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देखें कि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी तो 4 है और
एंडिंग वैल्यू हमने दे दिया है 2, लेकिन कंडीशन क्या है कि इंटरवल जो है वो इंटरवल दे नहीं रखा है, तो बाय डिफॉल्ट इंटरवल तो 1 होता है। तो हम लोग इस कंडीशन में मूव ही नहीं कर सकते, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो है वो स्टार्ट की वैल्यू ज्यादा हो गई है लेकिन स्टॉप की वैल्यू कम हो गई है। तो उल्टा डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते क्योंकि इंटरवल पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी। ऐसे ही 4 और 4, स्टार्ट वैल्यू भी 4 है, एंड वैल्यू भी 4 है, तो कोई भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एंड वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूड होती है और एंड वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो इस केस में भी रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर भी क्या है, आउटपुट जनरेट नहीं होगा, ब्लैंक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होगी। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू ही दिया हुआ है इंटरवल में, तो पहला और तीसरा केस ये सेम हो गया, तो मतलब इस केस में भी एम्प्टी वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो बेसिकली इस तरह से लिस्ट की स्लाइसिंग होती है। इफ द इंटरवल इज नेगेटिव देन द स्लाइसिंग इज परफॉर्म फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे हमने इंटरवल पॉजिटिव के केस में लेफ्ट टू राइट हमने स्लाइसिंग करी है, सारा इंडेक्सिंग जो था वो लेफ्ट टू राइट था। अगर इंटरवल निगेटिव होता है तो इस केस में हमें लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आइटम को जो है लिस्ट के आइटम को, उसको हमें आउटपुट के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है 4:1 -1, तो इसमें इंटरवल जो है वो रिवर्स हो गया। तो इट मीन्स जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू हमने दे दिया है यहाँ पर 4 और एंडिंग वैल्यू है 1। तो स्टार्ट वैल्यू तो इंक्लूड हो रही है, मतलब 4 इंक्लूड होना है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होना है। तो 4 से 2 तक इंक्लूड होगा, 4 से 2 तक इंक्लूड तो होगा, लेकिन इंटरवल जो है वो निगेटिव में है, तो इसी डायरेक्शन में ट्रेवर्स होगा, पहले 9 फिर 1 फिर 6। तो इस तरह से आउटपुट जनरेट होगा। सेम जो है लिस्ट का एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, स्टार्टिंग वैल्यू 5 है जो कि आउट ऑफ बाउंड है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू कंसीडर करेंगे वो इस वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद वहां से हमें ट्रेवर्स करना है 0 तक, क्योंकि स्टॉप की वैल्यू 0 है। लेकिन स्टॉप की वैल्यू 0 है तो स्टॉप तो यहाँ पर कंसीडर नहीं होगी। तो उस केस में हमें क्या करना है, 4 से 1 तक लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमें 5 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 5 आउट ऑफ बाउंड है। तो इस केस में हमें 9 को कंसीडर करना होगा, मतलब पहली वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 9। उसके बाद क्या है, -2 स्टेप है, तो -2 माइनस में स्टेप है, तो 4 में से अगर आप -2 कर रहे हो तो अगली वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, यानी कि 6। तो ये दोनों वैल्यू आपके आउटपुट में आ रहा है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी इंडेक्स हो सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्स बेसिकली इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सिर्फ ये देख पाते हैं कि हमें कौन कौन से आइटम को एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन जो है इंटरवल का पॉजिटिव और निगेटिव होना ये डायरेक्शन दिखाता है कि हमें आउटपुट लिखने किस साइड से है। अगर पॉजिटिव होगा तो राइट डायरेक्शन में हमें लिखना है, अगर निगेटिव इंटरवल होगा, निगेटिव स्टेप होगा, तो हमें रिवर्स डायरेक्शन में आउटपुट लिखना होगा। तो बेसिकली ये हमें ध्यान में रखना है। कंसेप्ट सारे सेम ही है, तो आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हो, और जो भी हमने इसमें से सॉल्व नहीं किया है वो आप अपने बेस पे ट्राई कर सकते हो, सेम कंसेप्ट है। नेक्स्ट है कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन का मतलब है कि जो दो हमारी लिस्ट है
उस लिस्ट के एलिमेंट को ऐड करना। और कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो होता है वो होता है बेसिकली प्लस साइन। कंकैटिनेशन के लिए हमें कम से कम दो लिस्ट की जरूरत होगी। हमने यहाँ पर दो लिस्ट डिफाइन कर दिया, L1 और L2। अब जब दो लिस्ट को हम लोग कंकैटिनेट कर रहे हैं तो L1 प्लस L2, इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में पहले L1 की वैल्यू आ रही है, फिर L2 की वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर बाई चांस हमने पहले L2 लिख दिया फिर L1 लिख दिया, इस केस में क्या होगा, पहले L2 की वैल्यू आएगी, उसके बाद L1 की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से दो लिस्ट को हम लोग कंकैटिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑपरेटर। जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि स्ट्रिंग के एलिमेंट को रिपीट कर देता है, तो जैसे यहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट के एलिमेंट को अगर आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है कि एक लिस्ट है जिसका एलिमेंट है 0, सिंपल 1 एलिमेंट है इसके अंदर, और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लिस्ट का जो एलिमेंट 1 था, मतलब 0 एलिमेंट था, सिंगल एलिमेंट, उसके 3 कॉपी जनरेट कर देगा। तो जो यहाँ पर 2 थी, इससे क्या हो गया, मतलब 0, 0 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो 3 टाइम्स 0 आ गया। तो बेसिकली इस तरह से रिपीटेशन ऑपरेटर काम करता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट में क्या है कि पूरी लिस्ट की 3 कॉपी बना देगा। जैसे 1, 2 और 3 है, तो तीनों एलिमेंट की कॉपी जनरेट करेगा, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, 3 टाइम है, और उसको एक सिंगल लिस्ट में ज्वाइन करके और रिजल्ट जनरेट करेगा। तो बेसिकली ये हमारा कंकैटिनेशन ऑपरेटर, रिपीटेशन ऑपरेटर है। तो ये सारे ही कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग से ही मिलता जुलता है। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर सेम वही है जैसा हमने स्ट्रिंग में पढ़ा है। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में भी बेसिकली हम लोग यही चेक करते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट दी गई है वो लिस्ट में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा ही कंसेप्ट स्ट्रिंग में भी था। तो बेसिकली लिस्ट में होगा कि एक मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास इन है और दूसरा नॉट इन है। इन बेसिकली रिटर्न तब ट्रू करता है जब स्पेसिफाइड एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट होंगे, और नॉट इन ट्रू तब रिटर्न करता है जब स्पेसिफाइड वैल्यू जो है, स्पेसिफाइड एलिमेंट है, वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज हम लोग इसमें करते हैं। एक लिस्ट दी गई है जिसका एलिमेंट है 5 इंडिया 861, मतलब इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी है और स्ट्रिंग वैल्यू भी है। अब इसमें हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर चेक कर रहे हैं 5 इन एल, मतलब एलिमेंट जो 5 है वो क्या एल में है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आया। ऐसे ही इंडिया इन एल, मतलब इंडिया जो है वो एल में प्रेजेंट है क्या, तो प्रेजेंट है तो ट्रू आया। ऐसे ही 9 इन एल, लेकिन क्या 9 एल में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, और हम चेक कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स है। अब 9 नॉट इन एल, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने नॉट इन का यूज कर दिया, तो 9 तो एल में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इस केस में जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। तो इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट यूजिंग लूप। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि लिस्ट के हर एक एलिमेंट को वन बाय वन विजिट करना। अगर हम ट्रैवर्सिंग यूज करेंगे तो ट्रैवर्सिंग के लिए क्या होता है, हमें
फॉर लूप यूज करना होता है, मतलब कोई भी लूप का यूज करके हम लोग ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम है, सेम एग्जांपल जो हम लोग स्टार्टिंग से ही ले रहे हैं। प्रोग्राम में एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसका एलिमेंट है 58961। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर आई, आई बेसिकली क्या है, इंडेक्स है, जो कि फर्स्ट टाइम पे 0 होगा, सेकेंड टाइम पे 1 होगा, मतलब इस तरह से जैसे जैसे लिस्ट का इंडेक्स है उस तरह से इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करता जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में जैसे चेक करेगा 5 एल में है, तो यहाँ पर 5 प्रिंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में 8 प्रिंट कर दिया। मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 एक्सेस करेगा और हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ट्रैवर्सिंग हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप का यूज करके। नेक्स्ट है, एक और तरीका है कि फॉर लूप के साथ हम एक एक करके जो एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, रेंज फंक्शन की हेल्प से हम एलिमेंट की जगह इंडेक्स को एक्सेस कर लेते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर हमने क्या किया, आई से डायरेक्टली एलिमेंट को एक्सेस कर लिया है। फर्स्ट टाइम में 5 एक्सेस हो जा रहा है, सेकेंड टाइम में 8, थर्ड टाइम में 9। इस तरह से डायरेक्टली हम फॉर लूप का यूज करके एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। रेंज मेथड में बेसिकली क्या होता है कि इसमें इंडेक्स एक्सेस होता है। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई है, सेम एलिमेंट है 58961। उसके बाद जो n हमने डिफाइन किया है वो बेसिकली हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, तो लेन फंक्शन से। इससे क्या होगा, लेन फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करेगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है, 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर 5 है, तो n की वैल्यू 5 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, फॉर आई इन रेंज n, यानी रेंज फंक्शन में क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू और स्टेप जो है वो ऑप्शनल होता है, स्टॉप वैल्यू मैंडेटरी है। मतलब लेंथ तो हमने 5 जैसे ले लिया, रेंज की वैल्यू 5 ले ली। इसका मतलब क्या है, फॉर लूप कहां से कहां तक चलेगा, तो 0 से 4 तक चलेगा, क्योंकि स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, और ये हर एक इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो है ये फॉर लूप चलता रहेगा, और जब तक इंडेक्स की वैल्यू रहेगी तब तक उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्रिंट करता रहेगा। तो फर्स्ट इंडेक्स के रिस्पेक्ट में 5 प्रिंट होगा, उसके बाद 8, उसके बाद 9 एंड सो ऑन। इस तरह से रेंज फंक्शन काम करता है फॉर लूप के साथ। तो दोनों का यूज करके, व्हाइल लूप का यूज करके भी हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। सेम यही सारा कंसेप्ट स्ट्रिंग में भी होता है, सिर्फ थोड़ा सा तरीका अलग होता है। अब हम लोग स्ट्रिंग की तरह ही लिस्ट के भी बिल्ट इन फंक्शन को पढ़ेंगे। बिल्ट इन फंक्शन क्यों यूज करते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हो कि बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके हम अपने प्रोग्राम में नंबर ऑफ स्टेटमेंट को कम कर सकते हैं। पहला फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि जो आपके एलिमेंट है, लिस्ट के एलिमेंट है, उसकी काउंटिंग करके वैल्यू रिटर्न की जाती है। तो काउंटिंग करके जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम लोग लेन फंक्शन का यूज करके वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे लेन एल, हमने लिस्ट डिफाइन कर दी 86391। अगर लेन फंक्शन यूज कर रहे हैं लेन एल, मतलब एल जो लिस्ट है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहा है, तो लेंथ कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर ये लेंथ होती है। इट रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। बेसिकली लेंथ फंक्शन का काम ही यही है। नेक्स्ट आता है लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन का जो यूज होता है, लिस्ट फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि
किसी भी डेटा टाइप से, मतलब जैसे खास करके स्ट्रिंग है, तो उसकी हेल्प से हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये फंक्शन ऑलरेडी हमने लिस्ट क्रिएट करने के टाइम में पढ़ा था कि जैसे हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद लिस्ट फंक्शन की हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और स्ट्रिंग जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर अलग अलग लिस्ट का एलिमेंट बन जाता है। नेक्स्ट है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन का क्या काम है कि जो भी हमारी लिस्ट है उसके लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर देना। अगर हमें अपेंड यूज करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सिंटैक्स होता है वो होता है लिस्ट डॉट अपेंड और आइटम। अपेंड बेसिकली क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और मेथड जो है किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करती है। सिंपली हम अगर दूसरी बार लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो हमें वैल्यू एडेड मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक लिस्ट हमारे पास है 45926 एलिमेंट है। इसमें हमने क्या किया, एल डॉट अपेंड और 1, यानी हम अपेंड कर रहे हैं, एक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम लोग लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो एक एलिमेंट ऐड करके हमें आउटपुट मिल रही है। तो बेसिकली इस तरह से लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन काम करता है। वैसे ही क्या है कि हम लोग सिंगल एलिमेंट की बजाय एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को भी अपेंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट जो काम करेगा वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे हमने एक क्या किया, लिस्ट बनाया, दूसरी लिस्ट बनाई और एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को अपेंड कर दी। तो ये लिस्ट अपेंड तो हुआ है, लेकिन क्या 4 5 6 अलग है? नहीं, 4 5 6 एक सिंगल एलिमेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पर इंडेक्स देखें तो 4 5 6 का एक सिंगल इंडेक्स है, यानी सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड हो रहा है। तो इससे हम अपेंड हेल्प की हेल्प से ये जान सकते हैं कि अपेंड हमेशा सिंगल एलिमेंट ही ऐड करता है। अगर हमने पूरी की पूरी लिस्ट भी ऐड कर दी तो इससे क्या होता है कि वो पूरी लिस्ट एक एलिमेंट के रूप में ऐड होती है। अब इसी फंक्शन के ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है, एक्सटेंड। और एक्सटेंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। जो लिमिटेशन थी कि अपेंड फंक्शन में हम सिंगल आइटम को ऐड करते थे, एक्सटेंड फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट को यानी पूरी की पूरी लिस्ट को एक साथ ऐड करते हैं। और इस केस में क्या होता है, जो पहली लिस्ट है उसमें दूसरी लिस्ट ऐड हो जाती है। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो इस लिस्ट में ये एग्जांपल जो है L1 L2 L1 एक्सटेंड L2। तो इसमें क्या हो रहा है कि L1 में L2 ऐड हो गई, और जब हम लोग L1 को प्रिंट कर रहे हैं तो L1 और L2 की कंबाइंड वैल्यू आउटपुट के फॉर्म में आ रही है। और यहाँ पर हम लोग अगर लेंथ देखेंगे तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों की लेंथ जो होगी उसका टोटल करके लेंथ आएगा, जो कि अपेंड फंक्शन में नहीं होता था। अपेंड फंक्शन में जो लेंथ है वो हमेशा 1 से इंक्रीज करती थी। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और है कि अगर हम लोग लिस्ट की जगह स्ट्रिंग को ऐड कर दें तो स्ट्रिंग क्या होता है, इटरेबल होता है। स्ट्रिंग को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बेसिकली कैरेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के और लिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट बन जाता है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, हमने एक लिस्ट बनाई है और एक स्ट्रिंग बना दी। अब स्ट्रिंग को जो हम लोग ऐड करेंगे लिस्ट में तो यहाँ पर इस तरीके से
जो पाइथन का बेसिकली कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर लिस्ट का एलिमेंट बन गया। और इस तरीके से आपका एक्सटेंड फंक्शन काम करता है जब हम स्ट्रिंग को पास करते हैं एक्सटेंड फंक्शन की हेल्प से। जो हमारा अपेंड फंक्शन है और एक्सटेंड फंक्शन है, इस दोनों में बेसिकली एक सिमिलरिटी है कि चाहे वो अपेंड फंक्शन हो या फिर एक्सटेंड फंक्शन हो, दोनों के केस में क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो पहली लिस्ट के लास्ट में ऐड होते हैं। तो ये बेसिकली एक्सटेंड के केस में भी होता है और अपेंड के केस में। अपेंड के केस में वन आइटम जो ऐड होता है वो पहली लिस्ट के लास्ट में। ऐसे ही एक्सटेंड फंक्शन में जो सारे आइटम ऐड होते हैं वो पहली लिस्ट के बाद में ही दूसरे लिस्ट के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इंसर्ट। मतलब अपेंड और एक्सटेंड की हेल्प से तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम लोग किसी एलिमेंट को स्पेसिफिक पोजीशन पे एंटर करा सके। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो इंसर्ट फंक्शन है। और इंसर्ट फंक्शन का बेसिकली जो इंडेक्स होता है वो होता है लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट। और इसमें हम लोग इंडेक्स बताते हैं पहले कि किस इंडेक्स पे हमें इनपुट देना है और क्या इनपुट देना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट में 1 2 3 3 एलिमेंट है। अगर हम इसमें बात करें कि हमें 8 इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर 1 पे, तो इंडेक्स नंबर 1 पे अगर हमें 8 इंसर्ट करना होगा तो उस पोजीशन उसमें क्या होगा, बेसिकली 8 8th वाला 8 एलिमेंट जो है वो इंडेक्स 1 पे इंसर्ट तो होगा, लेकिन उसके अगले जो भी एलिमेंट्स हैं वो 1 1 इंडेक्स से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसका इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 तीन एलिमेंट है। अगर इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब एक एलिमेंट यहाँ पर आया, 1 इंडेक्स पे ऐड हो गया, तो मतलब अब नए एलिमेंट का इंडेक्स हो गया 1। तो जब ये इंडेक्स 1 हो गया तो अगली इंडेक्स 2 हो जाएगी और उसकी अगली इंडेक्स 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब सेकंड पोजीशन पे इंडेक्स नंबर 1 पे एक वैल्यू ऐड हो गई है और इंसर्ट का यूज करके हम लोग स्पेसिफिक पोजीशन पे वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को, मतलब लिस्ट में कोई पार्टिकुलर एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी काउंटिंग करता है। मतलब किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को रिटर्न करने का काम करता है काउंट फंक्शन। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स होता है लिस्ट नेम डॉट काउंट और ब्रैकेट में एलिमेंट यानी काउंटिंग किसकी करनी है। यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है 1 2 8 9 2 6 2। अगर हम लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो लिस्ट यहाँ पर क्या है, लिस्ट ये प्रिंट हो गई। हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट में से 2 को काउंट कर रहे हैं, तो L डॉट काउंट 2। अब 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस लिस्ट में 2 कितनी बार आया, 3 टाइम। तो इसका काउंट का जो वैल्यू रिटर्न हो गया वो 3 रिटर्न हो गया। तो बेसिकली इस तरह से काउंट फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट वैल्यू है इंडेक्स। इंडेक्स में जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करते हैं
किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को देखते हैं कि वो कौन से इंडेक्स पे अकर होता है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फर्स्ट अकरेंस वाला इंडेक्स रिटर्न होगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इंडेक्स में भी यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट, स्टार्ट और एंड, हमें तीन चीज आइडेंटिफाई मतलब डिफाइन करना होता है, जिसमें से एलिमेंट जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि हम एलिमेंट जब डिफाइन ही नहीं करेंगे तो इंडेक्स किसकी बताएगा। और स्टार्ट और एंड जो है वो ऑप्शनल है। स्टार्ट ये बताएगा कि हमें उस लिस्ट में सर्चिंग कहाँ से करनी है, और इसमें स्टार्ट इंक्लूडेड होता है। एंड पोजीशन जो है वो ये बताता है कि एंडिंग कहाँ पर, सर्च की जो एंडिंग है वो कहाँ होगी, और एंड इसमें एक्सक्लूडेड होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एक लिस्ट दे रखी है 589618। अब इसमें हमने क्या किया, सिर्फ एलिमेंट सर्च किया कि 8 नंबर जो एलिमेंट है वो कहाँ पर है, और 8 इसमें दो जगह है। एक तो है 8 का इंडेक्स, एक 1 है, और दूसरा यहाँ पर 5 है। क्योंकि इसमें टोटल 6 एलिमेंट है तो लास्ट इंडेक्स जो है वो 8 का है, 5। तो इसमें फर्स्ट अकरेंस जो आया वो 1 का आया, मतलब यहाँ से आउटपुट ये 1 आ गया। अगर हम इसी को क्या करते हैं कि स्टार्ट स्पेसिफाई कर दें, तो स्टार्ट स्पेसिफाई करने के बाद क्या होगा, जो सर्चिंग स्टार्ट होगी वो सर्चिंग हमेशा जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट से स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा इंडेक्स 8,2, तो इंडेक्स तो 8 की निकालनी है, लेकिन सर्च कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। मतलब 1 वाला तो स्किप हो जाएगा, और जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 5 वाला जो है ये आउटपुट आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इंडेक्स में स्टार्ट की वैल्यू 8 दे रखी है, जो एंड है मतलब 8 को हमें सर्च करना है, स्टार्ट वैल्यू 2 है और एंड जो है वो 6 है। तो एंड तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होता, और हमारा जो इंडेक्स है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मतलब 6 तो वैसे भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, और स्टार्टिंग जब 2 से करनी है तो ये 8 तो आउट हो जाएगा, मतलब इस कंडीशन में भी 5 रिटर्न होगा इंडेक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8 to 5, तो 8 to 5 के केस में क्या हो रहा है, हमने स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो तो 2 दे दी और एंडिंग वैल्यू 5 दे दी, लेकिन 5 तो इंक्लूड करेगा नहीं, और फिफ्थ पोजीशन पे ही जो 8 का पोजीशन है वो एक है 1 और एक है 5। तो हमें 1 से तो सर्च करनी नहीं है, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। और 5 जो है एंडिंग पोजीशन, तो 5 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मतलब इस टाइम पे क्या है, इंडेक्स रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पर वैल्यू एरर आ रहा है। क्योंकि जब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू एरर ही आएगा। लेकिन एंड जब, जैसे यहाँ पर 7 है और 7 हमारे पास है ही नहीं, तो 7 वैल्यू भी एक्सक्लूड हो रही है। तो इस केस में भी जिस तरह जो कंसेप्ट के आधार पे 5 वैल्यू आई थी, उसी कंसेप्ट पे 5 यहाँ पर भी आ रही है। आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ बाउंड में क्या है कि जो लास्ट तक की वैल्यू होगी, लास्ट तक की वैल्यू तक ट्रेवर्स करके और आउटपुट जनरेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है ही नहीं, तो उस केस में जो इंडेक्स फंक्शन है वो एरर जनरेट करेगा। तो बेसिकली इस तरीके से इंडेक्स फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट है रिमूव। रिमूव फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि कोई भी कैरेक्टर
किसी भी एलिमेंट का उसको रिमूव करता है। जैसे अगर इसमें भी क्या है कि अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, अगर एक ही बार एग्जिस्ट करता है, तो एक बार एग्जिस्ट करने से तो क्या है, लिस्ट में जहां पर भी एग्जिस्ट करेगा वहां से वैल्यू रिमूव हो जाएगी। अगर मल्टीपल टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फर्स्ट अकरेंस वाली वैल्यू रिमूव होगी, और अगर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वहां पर एरर जनरेट होगा। अब इस केस में हम लोग इसका अगर सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स में क्या है, लिस्ट नेम डॉट रिमूव और ब्रैकेट में एलिमेंट कि किस एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। तो अगर हम लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं तो लिस्ट हमारा है 589618। हम लोग यहाँ पर लिखे एल डॉट रिमूव 8। इसका मतलब क्या है, 8 टू टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो टू टाइम्स एग्जिस्ट करने के केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट अकरेंस है वो रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट अकरेंस वाली जो है वो इंडेक्स 1 पे है, यानी वो 8 रिमूव हो जाएगी। अब दोबारा से हम लिस्ट को जब प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट अकरेंस वाली 8 रिमूव हो गई और 6 जो एलिमेंट था 6 की जगह 5 हो गया। अब नेक्स्ट में है कि हम लोग 4 को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है 4, लेकिन 4 क्या है, लिस्ट में है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू एरर जनरेट होगा कि जो आपका एलिमेंट है वो लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली रिमूव की हेल्प से क्या होगा कि फर्स्ट अकरेंस वाला जो है कैरेक्टर वो रिमूव हो जाएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वैल्यू एरर आएगा। नेक्स्ट है पॉप। पॉप में बेसिकली इंडेक्स जो होता है, सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो लिस्ट नेम डॉट पॉप और ब्रैकेट में इंडेक्स है, लेकिन इंडेक्स इसमें ऑप्शनल होता है और ये दो कंडीशन में काम करता है। अगर इंडेक्स एग्जिस्ट करती है, अगर इंडेक्स गिवन होगा तो क्या करेगा, पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करेगी। अगर इंडेक्स गिवन नहीं होगा तो सबसे टॉप वाली वैल्यू रिटर्न करेगी, मतलब डिलीट रिमूव करेगी। और अगर इंडेक्स में मतलब वो वैल्यू जो है वो गलत है, मतलब इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आउट ऑफ रेंज है तो इंडेक्स एरर होगा। मतलब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर। एक तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसको तीनों ही कंडीशन को एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक हमारे पास लिस्ट है जिसका एलिमेंट है 58961। अब इस लिस्ट को हमने प्रिंट करा दिया। पहले कंडीशन में क्या है कि हमने जो पॉप लिखा है उसके बीच में इंडेक्स नहीं दी। तो इंडेक्स नहीं देने से बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाती है। मतलब एल डॉट पॉप अगर हम लिखते हैं तो लास्ट एलिमेंट 1 है, तो ये 1 रिमूव हो जाएगी, मतलब 1 रिमूव हो चुकी है। अब अगर हम लोग लिस्ट को चेक कर रहे हैं तो लिस्ट हमारा बच गया 5896। तो इस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एल डॉट पॉप 1 लिख रहे हैं। मतलब 1 नंबर पे 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिमूव होगी, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है, इंडेक्स को स्पेसिफाई किया है। तो इस केस में क्या है, 8 रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 5896 जो है इसमें से 1 इंडेक्स पे 8 है, तो ये 8 भी रिमूव हो जाएगा। अब अगर हम लिस्ट को देखें तो लिस्ट हमारा बच रहा है 596। तो 596 जब बच रहा है तो इसका इंडेक्स भी जो है वो इंडेक्स बेसिकली अपडेट हो रहा है, मतलब ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो इस केस में क्या है, हमने एल डॉट पॉप 4 लिखा, लेकिन 4 जो है वो तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। तो आउट ऑफ बाउंड के केस में क्या
हो गया, इंडेक्स एरर जनरेट होगा, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब हमने जो पॉप की वैल्यू दी है, इंडेक्स की वैल्यू दी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस तरह से तीनों सिचुएशन हो सकता है। अगर हम इंडेक्स ना दें तो टॉप वैल्यू रिमूव होगी, अगर हम इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे तो स्पेसिफाइड वैल्यू रिमूव होगी, और अगर इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इंडेक्स एरर जनरेट होगा। तो बेसिकली ये तीन तरीके से पॉप फंक्शन जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिवर्स। और रिवर्स फंक्शन जो है, रिवर्स मेथड बेसिकली क्या करता है, लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर देता है। लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कैसे करता है, तो मतलब जैसे क्या है कि जो भी हमारी लिस्ट होगी उस लिस्ट के एलिमेंट को लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देगा। सिंटैक्स कैसे है, लिस्ट नेम डॉट रिवर्स, यहाँ पर किसी भी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, पैरामीटर यहाँ पास नहीं होगा, सिर्फ रिवर्स फंक्शन काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, लिस्ट हमारा जो है वो 58961 है, ये हमने लिस्ट डिफाइन किया, लिस्ट को हमने प्रिंट किया, तो वैल्यू हमारी है 58961। अब जब हम लिस्ट को रिवर्स कर रहे हैं तो लिस्ट रिवर्स करने के बाद 1 सबसे पहले आ गया, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 8 है, 8 के बाद 5 है, ये आउटपुट है। तो इस तरह से जो रिवर्स फंक्शन है वो लिस्ट के एलिमेंट को रिमूव कर देता, मतलब रिवर्स कर देता है। तो बेसिकली ये रिवर्स फंक्शन का काम है कि एलिमेंट का ऑर्डर रिवर्स कर देना। नेक्स्ट फंक्शन है शॉर्ट। शॉर्ट मेथड बेसिकली जैसा कि शॉर्ट से ही आपको नाम पता चल रहा होगा कि शॉर्ट बेसिकली क्या करता है, किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को एक प्रॉपर ऑर्डर में शॉर्टिंग करती है, और वो शॉर्टिंग चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या यूजर किसी भी ऑर्डर को डिफाइन करे उस ऑर्डर में होगा। जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसी में सॉर्टिंग हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जब सॉर्टिंग करने के बाद दोबारा से उस लिस्ट को अगर प्रिंट करोगे तो आपकी लिस्ट जो है वो ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे, जैसे यहाँ पर क्या है, हमने एक लिस्ट डिफाइन किया 58961, क्योंकि एग्जाम्पल सब में हम लोग यही ले रहे हैं इसीलिए लास्ट तक सेम एग्जाम्पल रखना आसान होगा। हम लोग जब लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो लिस्ट का एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जब भी हम लोग सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होती है वो असेंडिंग ऑर्डर होती है, और असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट एलिमेंट सबसे पहले होता है और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो सबसे बाद में होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को शॉर्ट कर देंगे, 1 देन 5 देन 6 8 देन 9, ये बेसिकली हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया जो कि डिफॉल्ट ऑर्डर है। अगर हमें यही सेम एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमें एक पैरामीटर यूज करना होता है, और पैरामीटर की वैल्यू हमेशा ट्रू रखनी होती है, मतलब रिवर्स यानी ट्रू। तो इस केस में जब डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग में हम शॉर्ट के साथ एक पैरामीटर लिखेंगे और उसकी वैल्यू पास करेंगे ट्रू, यानी रिवर्स इक्वल टू ट्रू। इस केस में क्या होगा, वैल्यू को रिवर्स कर देगा, मतलब इस बार 98651 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, अगर आप अभी दोबारा से इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहोगे तो जो लास्ट वाली लिस्ट मतलब जनरेट हुई है 98651, यही लिस्ट आपको आउटपुट में प्रिंट करके देगा। बेसिकली शॉर्ट फंक्शन जो है वो एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही चेंज करता है, जो कुछ भी चेंज करता है। नेक्स्ट फंक्शन है शॉर्टेड। शॉर्टेड फंक्शन जो है वो बेसिकली काम कैसे करता है, तो शॉर्टेड फंक्शन में
एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न होती है असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट। लेकिन जो सॉर्ट फंक्शन की ड्रॉबैक थी कि ओरिजिनल लिस्ट में वैल्यू को चेंज कर दे रहा था, तो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं करता है। ये बेसिकली जो लिस्ट है वो एक दूसरी लिस्ट क्रिएट करके और उसमें चेंज हम लोग को करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखें तो शॉर्टेड फंक्शन और शॉर्ट फंक्शन की वर्किंग सेम है। फर्क क्या है कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो लिस्ट है उस लिस्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो लिस्ट को सेम लिस्ट को रिवर्स नहीं करता, सेम लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में नहीं करता। अगर आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग लिस्ट आपको एज इट इज दिखेगी। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिस्ट हमने क्रिएट की है 58961, लिस्ट को हमने प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर क्या है, हमने लिख दिया सॉर्टेड। तो जब कभी भी हम लोग कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, तो पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू है वो वैल्यू बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसके लिए हमें पैरामीटर क्या देना पड़ेगा, तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू हमने दी है एल की, उसको हमने अगर सॉर्ट किया तो सॉर्टेड करने के बाद बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर वैल्यू सॉर्ट तो हो गई, लेकिन फिर भी आप देखो एल की वैल्यू जब प्रिंट करा रहे हो तो ओरिजिनल लिस्ट वाली वैल्यू ही प्रिंट हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि ओरिजिनल लिस्ट में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, वो एज इट इज है। नेक्स्ट यहाँ पर है create a list which contains the element of another list in descending order। हम अगर चाहें कि यही लिस्ट का एलिमेंट दूसरी लिस्ट में सेव हो जाए तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से सॉर्टेड और एग्जिस्टिंग लिस्ट का नाम कॉमा में रिवर्स ट्रू। अगर रिवर्स ट्रू नहीं लिखेंगे तो ये क्या होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में ही वैल्यू रह जाएगी। तो जो हमें यहाँ पर दिखाई दिया है कि अगर हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं आ रही है, वो एज इट इज पहली लिस्ट के जैसा ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पुरानी लिस्ट है वो नाम अलग रहेगा। जब हम लोग नई लिस्ट मतलब सॉर्टेड करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे लिस्ट में सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक नया चीज यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इस लिस्ट को कन्वर्ट किया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमें दूसरे लिस्ट L1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। तो यहाँ पर क्या है, अब आप देखोगे तो L1 की वैल्यू आपको मिलेगी 58961 और L की वैल्यू जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है 58961 और जो हमने रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग करी है उसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 98651। कहने का मतलब कि ओरिजिनल लिस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, सेम एज इट इज आपकी ओरिजिनल लिस्ट है, एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई चेंज नहीं है। लेकिन सॉर्ट फंक्शन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है मीन फंक्शन। मीन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, किसी भी लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके रिजल्ट देता है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो मिनिमम निकालना आसान होता है। अगर इन केस न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो, तो उस केस में क्या होता है, स्काई वैल्यू के आधार पर कंपैरिजन होती है और स्काई कोड के आधार पे वैल्यू रिटर्न होगा। जैसे अगर हम बात करें 58169 की,
जो हमारी लिस्ट है, तो इसमें हम फंक्शन अगर अप्लाई करें मीन, तो इससे मिनिमम फंक्शन 1 रिटर्न हो रहा है। लेकिन दूसरी लिस्ट क्या है, ए, कैपिटल डी और सी। तो इसमें से जब हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है तो रिजल्ट डी आ रहा है। क्यों डी आ रहा है? क्योंकि हमें ये चीज पता है कि जो स्मॉल लेटर है उसकी स्काई वैल्यू ज्यादा होती है और जो कैपिटल लेटर है उसकी स्काई वैल्यू कम होती है। तो हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर रिजल्ट जो हमारा है वो रिजल्ट डी आया। ऐसे ही जो मैक्स है वो मैक्स फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो मतलब 9 रिटर्न हो गया। अगर यहीं पर जो पुरानी एग्जांपल थी एडीसी वाली, उस सेम एग्जांपल में अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमेशा ये पता होना चाहिए कि स्मॉल लेटर स्काई वैल्यू ग्रेटर होती है और कैपिटल लेटर की स्काई वैल्यू स्मॉल होती है। तो डी आंसर होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब ए और सी, तो ए और सी में सी की स्काई कोड 99 होती है, ए की स्काई कोड 97 होती है। तो यहाँ पर सी आपका मैक्सिमम है। तो बेसिकली इस तरीके से मीन और मैक्स काम करता है। नेक्स्ट है सम। सम फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपकी जो लिस्ट दी गई है, लिस्ट में से जो भी एलिमेंट है उसका सम रिटर्न करता है। और सम करने में ज्यादातर आपको पता ही होगा कि न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर ही हम लोग सम कर सकते हैं। तो अगर लिस्ट में न्यूमेरिक वैल्यू है, आप सम फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, तो जो टोटल करके आएगा वही उसका आंसर आएगा। जैसे 58961, इसमें अगर हम लोग सम वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो 29 हो रहा है। तो ये बेसिकली आपका बिल्ट इन फंक्शन था, जो कि लिस्ट का बिल्ट इन फंक्शन कवर हो चुका है। अब लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट और है नेस्टेड लिस्ट का। नेस्टेड का मतलब होता है कि लिस्ट विद इन लिस्ट। लिस्ट विद इन लिस्ट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लिस्ट विद इन लिस्ट कैसे होता है, तो जैसे आपने देखा था कि हम लोग अपेंड फंक्शन यूज कर रहे थे और एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर रहे थे, मतलब पूरी लिस्ट ऐड कर रहे थे, तो सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड हो रहा था। तो बेसिकली लिस्ट जो है वो एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रही थी। तो वही वहां से ही नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट बना। नेस्टेड लिस्ट बेसिकली क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो लिस्ट का पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट अपने आप में ही एक लिस्ट है और वो लिस्ट क्या है, तो 2 3 4। तीसरी जो लिस्ट है, मतलब सेकंड 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो एक स्ट्रिंग है और ये भी लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जो लास्ट एलिमेंट है वो फ्लोट टाइप का है, वो सिंगल है। तो मतलब अगर हम देखें तो एक लिस्ट यहाँ पर है लिस्ट विद इन लिस्ट, और जो स्ट्रिंग है वो भी ट्रेवल होता है, ये भी लिस्ट के एलिमेंट की तरह यूज हो सकता है। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एक लिस्ट हमने बनाया है 1 2 3 4 पाइथन और 3.5, ये बेसिकली लिस्ट है। अब लिस्ट में जब आप फर्स्ट नंबर को एक्सेस कर रहे हो तो 1 नंबर पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये सिंगल लिस्ट सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर L1 यानी 2 3 4, अगर लिस्ट के अंदर से लिस्ट को हमें अगर एक्सेस करना हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, पहले हमें मेन इंडेक्स देना होता है, फिर हमें इंटरनल इंडेक्स देना होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि मेन इंडेक्स कौन है और इंटरनल इंडेक्स कौन है, तो मेन इंडेक्स हमारा क्या है, जो आउटर लिस्ट है, इसमें
जो इंडेक्स है यानी 0 1 2 3 ये बेसिकली मेन इंडेक्स है। और इसमें अगर हम इंडेक्स के अंदर इंडेक्स को देखें तो ये 0 ये 1 ये 2 ये इंडेक्स है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे L10 मतलब L1 यानी हमें ये मेन लिस्ट होगा, हमेशा पहले मेन इंडेक्स उसके बाद इंटरनल इंडेक्स। तो मेन इंडेक्स यानी हमें 1 पर पहुंचना है। अब 1 में से अगला इंडेक्स जो है इंटरनल इंडेक्स वो है 0। तो 1 पर हम पहुंच गए, अब 1 से हमें करना है 0 पर आना है। तो मतलब इस पे क्या है, 2 एलिमेंट है, तो इसका आउटपुट आया 2। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग इंटरनल इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की, तो सेकंड नंबर पे है। अगर हमने 2 से एक्सेस किया तो पूरा का पूरा यहाँ पर एलिमेंट एक्सेस हो गया पाइथन। लेकिन हमें पाइथन में से कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करने हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मेन इंडेक्स डिफाइन करना होगा। यानी L2 हमने डिफाइन कर दिया। अब मेन इंडेक्स में से फिर हमें कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, तो यहाँ पर जैसे 2 है तो मेन इंडेक्स तो 2 हो गया। अब इसमें से भी हमें जाना है किस पे, तो 2 पे। यानी 2 जो हमारा आउटर इंडेक्स था, एक्सटर्नल इंडेक्स था, वो हमने लिखा। एक्सटर्नल इंडेक्स की हेल्प से हम लोग इस एलिमेंट पर पहुंच रहे। अब इस एलिमेंट में हमें कहाँ पहुंचना है, तो 2 पर, मतलब 0 1 और 2। तो इस प्लेस पे टी है। तो बेसिकली इस तरह से नेस्टेड लिस्ट काम करता है। और नेस्टेड लिस्ट में हम लोग डबल स्क्रिप्ट वाले इंडेक्स का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा लिस्ट फंक्शन और नेस्टेड लिस्ट, और इससे रिलेटेड और भी जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो भी हमने पढ़ लिए। जैसे स्ट्रिंग में काफी ज्यादा कंसेप्ट था, ऐसे ही लिस्ट में भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। और लिस्ट के कंसेप्ट को भी हमने एक एक करके समझने की कोशिश की है। जितना इजी वे में हो सकता है उतना इजी वे में हमने समझना शुरू किया और अंत तक समझा है। तो आप अगर पेशेंस के साथ ढंग से आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको भी ये पार्टिकुलर जो सेशन है वो जरूर समझ में आ जाएगा और लिस्ट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में लिस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को गलत ना करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। ऑलरेडी ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली टॉपिक को करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा टपल। हमने ऑलरेडी टपल के बारे में भी बेसिक पढ़ा है। कंसेप्ट लगभग स्ट्रिंग और लिस्ट वाला ही है, लेकिन हम जानते ही हैं कि हर डेटा टाइप में कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ नया फंक्शन होता है, कुछ एग्जिस्टिंग फंक्शन होता है। तो हमें हर एक के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।